बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज 3 अगस्त है, दिन है पीर का और साल 2020। आज 3 अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा और पहली खबर यह है कि भारतीय मीडिया के एक सेक्शन की जानिब से कमाल दीदा दलेरी का मुजाहरा करते हुए अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के झूठ को अवाम के सामने बेनकाब किया गया है। इस खबर की तफसील के साथ शहबाज शरीफ की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर भी हम बात करेंगे। नैब के ज़रा इस बात का इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मोहम्मद उस्मान, शहबाज शरीफ फैमिली, शरीफ ख़ानदान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जहांगीर तरीन के मुकदमे से कितना मुख्तलिफ है, कितना संगीन है, इस हवाले से भी हम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया है। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों सियासी रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने के अलावा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर APC के हवाले से क्या गुफ्तगू की, क्या मामला तय पाए, इस हवाले से भी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे अपने पहले मौजू के साथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीय मीडिया के एक सेक्शन ने कमाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए नरेंद्र मोदी के झूठ को अवाम के सामने बेनकाब किया है। भारतीय मीडिया की जानिब से रिपोर्ट शाया की गई जिसमें बताया गया है कि मोदी सरकार ने 1 साल कबल 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने के लिए जो फैसले लिए थे, इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि वो फैसले मोदी सरकार की जानिब से यकतरफ़ा तौर पर लिए गए थे। इन फैसलों में भारतीय अपोजिशन सियासी जमातों को साथ नहीं मिलाया गया था, उनके साथ इत्तफ़ाक़ राय नहीं किया गया था और पाकिस्तान जो मकबूजा कश्मीर पर अपना हक़ दावा रखता है और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इन तमाम चीज़ों को अपने पाँव तले रौंदते हुए कश्मीर को भारत का हिस्सा डिक्लेयर किया था। और भारतीय मीडिया ये कहता है कि मोदी सरकार के इस फैसले का 1 साल के बाद नतीजा ये निकला है कि मकबूजा कश्मीर में 4,56,000 लोग जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। और 4,56,000 लोगों के बेरोज़गार होने का मतलब नाज़रीन ये है कि तकरीबन 15 से 20 लाख लोग जो है वो मुतासर हुए हैं। क्योंकि अगर एक बंदा घर में कमा कर लाता है तो घर में 3 से 4 लोग जो है वो खाने वाले होते हैं। तो इस तरह से मोदी सरकार के इस फैसले से जहां 4,56,000 लोग बेरोज़गार हुए, इसका मतलब ही है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि 15 से 20 लाख लोग जो है इस फैसले से मुतासर हुए। और भारतीय मीडिया ये भी बताता है कि 1 साल के दौरान मोदी सरकार के इस फैसले के बाद 1 साल के दौरान मकबूजा कश्मीर की मईशत को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और 40,000 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि पाकिस्तानी 800 अरब रुपए, तकरीबन पाकिस्तानी 800 अरब रुपए जो है वो मकबूजा कश्मीर की मईशत को नुकसान पहुंचा है। और आपके सामने है नाजरीन कि भारत ने फ्रांस से 36 रफ़ाल तैयारे ख़रीदने के लिए कोई 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और अगर 60,000 करोड़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो ये 40,000 जो है वो उस 60,000 करोड़ के 2 हिस्से बनते हैं, यानी कि 40,000 करोड़ रुपए। और ये भी बताता है कि जो भारत मोदी सरकार ने जो फैसले लिए उसमें एक फ़ैसला ये भी लिया गया कि 6,000 एकड़ ज़री ज़मीन जहाँ पर फसलें उगती थी, फसल हासिल हो रही थी, उसकी हैसियत को तब्दील किया गया और कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें सनतें लगाने की जो है मोदी सरकार की जानिब से इजाज़त दे दी गई है। और ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है जो भारतीय सरकार की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से आइन के आर्टिकल 370 और 35A में जो तब्दीली की गई है। और नाज़रीन आपको याद होगा कि पिछले साल मोदी सरकार ने ये फैसला लिया था, ये इकदाम उठाया था और इस 1 साल के दौरान कश्मीरी जो है वो तकरीबन 1 साल से भारतीय अफवाज के मुहासरे में हैं। लेकिन पाकिस्तान उस दिन से लेकर आज तक दिन तक जो है इस मामले को मुतलका फ़ोरम पर जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उठाता रहा है। और अब भी 5 अगस्त को पाकिस्तान एक मरतबा फिर अपना कश्मीर पर जो भारत ने इकदाम उठाया था, जो स्याह इकदाम उठाया गया था, इस पर अपना मौक़िफ़ जो है दुनिया के सामने रखेगा। अब हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ के संगीन मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे के हवाले से। आज जो CFO शरीफ ख़ानदान के, उन्हें आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया। जैसा कि सदीक जान ने बताया कि 14 रोज़ का रिमांड नैब की जानिब से ले लिया गया है, एहतसाब अदालत की जानिब से 14 रोज़ का रिमांड दिया गया है। और ये 14 दिन जो है वो शरीफ ख़ानदान के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 14 दिन नहीं है, बल्कि ये बात 90 रोज़ तक जा सकती है। क्योंकि नैब के कानून में अगर कोई मुलज़म जिसे नैब गिरफ़्तार कर लेता है तो उसका 90 रोज़ तक जो है वो नैब जुडिशल रिमांड ले सकता है अगर उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है। और अगर 90 रोज़ तक ये रिमांड जाता है तो 90 दिनों का हर लम्हा क़यामत का लम्हा होगा शरीफ ख़ानदान के लिए कि कहीं मोहम्मद उस्मान की जानिब से कुछ ऐसा जो है वो नैब को बयान ना कर दिया जाए
या नैब के सामने वो वादा माफ गवाह ना बन जाए, जिसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में शरीफ ख़ानदान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। आज जब मोहम्मद उस्मान को एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो उनके वकील की जानिब से ये बताया गया कि नैब ने तो ये एलामिया जारी किया था कि इस मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे पर रेफरेंस बन चुका है। जब रेफरेंस बन चुका है तो मोहम्मद उस्मान की गिरफ्तारी किस वजह से जो है वो अमल में लाई गई है। लेकिन नैब के वकला की जानिब से एहतसाब अदालत को ये बताया गया कि जो मोहम्मद उस्मान हैं ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग के कलीदी किरदार वही हैं। 7 अरब रुपए की वास्ता बिलवास्ता मनी लॉन्ड्रिंग में मोहम्मद उस्मान मुलविस रहे हैं और हम इसे 8 माह से तलाश कर रहे थे और एक खुफिया मुखबर की जानिब से हमें इतला मिलने पर हमने मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार किया है। और नैब के वकील ने यह भी बताया कि इससे पहले इसी मुकदमे में जो दीगर मुल्ज़मान शुएब कमर, फजल दाद अब्बासी, सरवर अनवर और उसके साथ साथ ताहिर नकवी को, जो मसरूर अनवर और ताहिर नकवी को जो गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने भी मोहम्मद उस्मान की जानिब जो है वो उंगलियां उठाई हैं कि जो पैसों का वो लेन देन करते थे, पैसों की हेर फेर करते थे, एक अकाउंट से निकाल कर दूसरे अकाउंट में डालते थे, फिर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ या उनके जो घर के अहले खाना है उनके अकाउंट में डालते थे। ये सारी हदायत जो है वो मोहम्मद उस्मान की जानिब से दी जाती थी। तो नैब के ज़रा इस बात का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि मोहम्मद उस्मान जिस तरह से माजी में इसहाक डार जो है वो शरीफ ख़ानदान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने थे और जाली अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर अली रज़ा और कमर हुसैन जो है जिस तरह से वादा माफ गवाह बने हैं, तो जिस तरह से ये बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करने में, यह हदायत देने में मोहम्मद उस्मान जो है वो सर फहरिस्त थे, तो आइंदा आने वाले दिन में ये मोहम्मद उस्मान CFO शरीफ ख़ानदान के खिलाफ, शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ जो है वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं। और नैब ये भी दावा करता है कि उन्होंने पहली मरतबा एक बहुत बड़ी एक कड़ी पकड़ी है मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। और नैब के ज़राए ये भी बताते हैं कि ये मुबैना करप्शन और मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग की ये बात जो है वो 85 अरब तक जो है वो जा सकती है। ये एक बड़ी अहम बात की गई है। अब हम बता देते हैं कि शहबाज शरीफ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है वो अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जहांगीर तरीन से किस तरह से मुख्तलिफ है। जहांगीर तरीन ने लंदन में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के लिए जो पैसे भिजवाए थे वो लीगल चैनल के ज़रिए जहांगीर तरीन की जानिब से भिजवाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने HBL अकाउंट का रिकॉर्ड भी अदालत के सामने पेश किया था। अदालत ने जहांगीर तरीन को इस बुनियाद पर नाअहल नहीं किया था कि आपने पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन को इसलिए नाअहल करार दिया था कि आपने जो अपनी ट्रस्ट डीड दिखाई है उसमें आप अपनी लंदन प्रॉपर्टीज़ के जहांगीर तरीन और उनकी अहलिया जो है वो लाइफ टाइम बेनिफिशरी ऑनर हैं। लेकिन अदालत में जहांगीर तरीन ने यह बयान दिया था कि लंदन की प्रॉपर्टीज़ के वो बेनिफिशियल ऑनर नहीं है। लेकिन जब ट्रस्ट डीड सामने आई उससे ये साबित हुआ कि जहांगीर तरीन और उनकी अहलिया लंदन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो ट्रस्ट बनाया गया था उसके लाइफ टाइम बेनिफिशरी हैं। तो इस पर अदालत ने उन्हें जो है वो नाअहल करार दिया। अब हम अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से बात कर लेते हैं। अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तकरीबन हल हो चुका है, क्योंकि अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ये तो कहती हैं कि स्टेट बैंक के पास भी रिकॉर्ड मौजूद है और उन्होंने भी अपना कुछ रिकॉर्ड बैंक का FBR में जमा कराया है, जिसमें वो ये बताती हैं कि पैसे जो लंदन में भिजवाए गए थे वो बाकायदा बैंकिंग चैनल के ज़रिए भिजवाए गए थे। लेकिन अब मामला जो फंसा हुआ है, मामला जो रुका हुआ है वो इस बात पर है कि लंदन के जो 3 फ्लैट्स अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ख़रीदे गए थे उसके लिए पैसा कहाँ से आया। क्या तनख्वाह से इतना पैसा जनरेट हो सकता है? क्या ज़री आमदन से इतना पैसा आ सकता है? या जो प्रॉपर्टीज़ अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बेची गई उससे कितना पैसा मिला? मतलब अब सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम की बात हो रही है, पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसा गया, ये तकरीबन बात जो है वो अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे में सेटल हो चुकी है। लेकिन जो फेक अकाउंट का मुकदमा है जरदारी साहब का, उसमें भी यही मामला है, बड़ा संगीन है कि पैसे किस तरह से कर्ज लिया जाता है बैंक से और वह मुख्तलिफ अकाउंट से रूट होते हुए जो है वो इनके पास पहुँचते हैं, फलूदे वाले के पास, पापड़ वाले के पास। यहाँ पर भी जो पैसा शहबाज शरीफ, उनकी फैमिली, उनके बच्चों, उनकी अहलिया के अकाउंट्स में आ रहा है वो मुख्तलिफ फेक अकाउंट से होता हुआ, फ्रंट कंपनियों से होता हुआ जो है वो शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में आ रहा है। तो इसे मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग भी कहा गया है नैब की जानिब से। नैब ये एलर्ज करता है और ये इंतहाई संगीन मुकदमा बनता है। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके अकाउंट जो है वो इंतहाई शफाफ होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, कि अगर आपसे कभी रिकॉर्ड मांगा जाए तो उसमें इस किस्म की चीज़ें सामने ना आएँ कि किस तरह से पैसा जो है वो एक ब्लैक मनी या ऐसी मनी जिसकी कोई वजाहत नहीं है आपके अकाउंट्स में आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस मुल्क से आ रही है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन ना हो, तो ये इंतहाई संगीन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बन जाता है। तो शहबाज शरीफ के लिए इस मुकदमे में आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के दलदल में फंस चुके हैं
और इसमें शहबाज शरीफ के लिए निकलना इतना आसान नहीं होगा। और नैब ये भी दावा करता है कि हमारे हाथ जो सबूत लगे हैं शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ वो इंतहाई नाकाबिले तरदीद हैं। बहरहाल देखें वक्त के साथ साथ ये मामला क्या रुख अख्तियार करेगा, कितने नाकाबिले तरदीद सबूत हैं नैब के पास, ये वक्त ही बताएगा। अदालतें उन सबूत के ऊपर क्या अपने रिमार्क्स देती हैं, क्या अपनी राय देती हैं, ये तो जब रेफरेंस दायर होगा तब पता चलेगा। लेकिन आज जो आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ रब्ता किया है, टेलीफोनिक रब्ता किया है, इस हवाले से तर्जमान बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि दोनों सियासी रहनुमाओं ने एक दूसरों को ईद की मुबारकबाद दी। यानी कि ईद के तीसरे दिन जाके दोनों सियासी रहनुमा एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, जबकि हमारे जैसे आम लोग जो हैं अपने दोस्तों को फ़ोन करके ईद के पहले रोज़ पहली फुर्सत में मुबारकबाद भी देते हैं, फेसबुक पर भी मैसेज डाल देते हैं, ट्विटर पर भी डाल देते हैं, यूट्यूब पर भी डाल देते हैं। यूट्यूब पर जो वीडियो बनाई जाती है उसमें भी अपने नाज़रीन को ईद मुबारक कह दी जाती है। ये कैसे सियासी रहनुमा हैं जो हुकूमत के खिलाफ APC भी बुलाना चाहते हैं, हुकूमत के खिलाफ सियासी तहरीक भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ईद के तीसरे दिन रब्ता करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन जो सारी गुफ्तगू हुई उसमें तर्जमान की जानिब से बताया गया कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, इमरान खान की नाकामियों पर भी जो है वो गौर किया गया, और इसके साथ साथ APC के हवाले से क्या बात हुई ये कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से जो तर्जमान ने यह कहा कि APC के जो फैसले होंगे वो मुल्क की सियासी तारीख पर जो है वो बड़े असरात मुरतब करेंगे। लेकिन APC कब बुलाई जाएगी इस हवाले से कोई तारीख तय हुई, कोई बातचीत हुई कि कब ये APC बुलाई जाएगी, अगस्त के तीसरे हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में, इस हवाले से सारी जो है प्रेस रिलीज खामोश है। लेकिन ये कहा गया है तर्जमान की जानिब से कि जो बातें बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ की कि इमरान खान से अब निजात हासिल करना ज़रूरी हो चुका है, मुल्क में करप्शन इमरान खान की हुकूमत में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इस बात से शहबाज शरीफ ने इत्तफाक किया। चंद रोज़ पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने आपस में एक मीडिया टॉक की थी उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोशिश की थी कि APC को और हुकूमत के खिलाफ तहरीक को शहबाज शरीफ उसकी क़यादत करें। लेकिन आप नाजरीन ने यह देखा होगा कि किस तरह से उस सारी चीज़ों से जो है वो शहबाज शरीफ ने बचने की कोशिश की और ये कहा कि मैं क़यादत नहीं करूँगा, बल्कि APC और हुकूमत के खिलाफ सियासी तहरीक की क़यादत जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के नौजवान कंधों पर सौंपी जाएगी, डाली जाएगी। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि शहबाज शरीफ अब भी APC के हवाले से और इसके अलावा हुकूमत के खिलाफ कोई भी सियासी तहरीक शुरू करने के हवाले से संजीदा दिखाई नहीं देते। और जब हम ये बात अपने नाजरीन को बताते हैं तो हमारे कुछ नाजरीन ऐसे हैं जो इन खबरों के ऊपर जो है हमसे नाराज़ हो जाते हैं, अब्यूसिव किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। हम तो हकीकत आपके सामने रखते हैं कि अगर इन्होंने APC करनी है, अगर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कुछ सियासी तहरीक शुरू करनी है तो आएँ, अगर दम है तो सामने आएँ, तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी करें, धरना भी निकालें, आज़ादी मार्च भी करें। लेकिन लगता यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ जो है इस सारे मामले से डंडी जो है वो मार जाते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी जगह पर राब्ते में हैं और वह उस राब्ते के ज़रिए अपने लिए कुछ अच्छा वक्त निकालने की कोशिशों में हैं। ये थी नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।